डीवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 53 डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आज की इस सेशन में मैं आप सभी को एक जानकारी और बताने वाला हूँ कि आने वाले समय में आप सभी के लिए क्या वेस्ट होने वाले हैं डीवीएस स्टेज पे। तो चलिए आगे सेशन की शुरुआत करते हैं और आप इस सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यह सीरीज से संबंधित है, पैटर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैटर्न भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1Z1 4Y8 9X27 और खाली स्थान है और इसके आगे लिखा हुआ है 25 भी 125। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इतना तो देखकर समझ ही गए होंगे कि जेड वाई, जेड है के बाद वाई आया है, वाई के बाद एक्स आया है और एक्स के बाद भी आया है। तो इसके बीच में होगा क्या? तो इसके बीच में होगा आपका डब्ल्यू। इसके बीच में क्या होगा? डब्ल्यू होगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भी के बाद डब्ल्यू आता है, भी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स और एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका यह यू वाला तो ऑप्शन गलत है। यू वाला ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। अब आगे चलते हैं। थोड़ा-सा दूसरे कलर से पेन को चेंज करते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 गुना 1 और ये 1 आया कहाँ से? तो यह 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे 4 कहाँ से आया? तो यह 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे 3 कहाँ से आया? 9 कहाँ से आया? तो 3 का स्क्वायर है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 1 से गुना किया गया है, यहाँ पे 2 से गुना किया गया है और यहाँ पे कितना से गुना किया गया है? 3 से गुना किया गया है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आगे कितना से गुना किया गया है? 5 से गुना किया गया है और यह किसका स्क्वायर है? तो 5 का स्क्वायर है। कोई दिक्कत? नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा? 4 का स्क्वायर होगा। कितना होगा? तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और गुना कितना से करेंगे? 4 से गुना करेंगे। गुना कितना से करेंगे? 4 से। तो 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64, यानी कि आपका आंसर होगा 16W64, 16W64। किस ऑप्शन में? देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आगे जो क्वेश्चन इस टाइप के अगर पूछते हैं आपके एग्जाम में, तो निश्चित रूप से उसका बिल्कुल सही आंसर आप बता पाएँगे। अगर आपको यह सेशन अच्छी लग रही है, तो सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा और निश्चित रूप से इस सेशन से ही आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे, हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन आएँगे। और इसके आधारित क्वेश्चन ही आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान से सेशन को देखिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया है। एक तार है, मान लीजिए यह आपका क्या है? तार है। को मोड़कर क्या बना दिया गया? तार को मोड़कर आयत बना दिया गया। आयत का कंडीशन क्या है? आमने-सामने की भुजा बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री होती हैं। और इसका परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर यानी कि इस तार का लंबाई कितना था? 40 सेंटीमीटर। इस तार को ही मोड़कर ना क्या बनाया गया है? आयत, यानी कि यह आयत का परिमाप दिया हुआ है। किसका? आयत का परिमाप दिया हुआ है। किसका? आयत का परिमाप दिया हुआ है। आयत का परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। यह आयत का क्या है? परिमाप है। 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको इतना तो ज़रूर पता होगा कि आयत का परिमाप का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो आयत का परिमाप का फ़ॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यह 40 सेंटीमीटर हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई है। यानी कि लंबाई या प्लस चौड़ाई अगर आपसे पूछा जाए, तो क्या 20 सेंटीमीटर नहीं आएगा? इधर से 2 गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, यानी कि 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हम लोग पढ़े और लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर निकाल भी चुके हैं। आगे कहते हैं उसी तार को मोड़कर एक दूसरा आयत बनाया गया। दूसरा आयत बनाया गया जिसकी लंबाई पहले आयत से 1/3 भाग अधिक है। तो आपको यहाँ पे एक डाटा कैलकुलेट करना होगा। वैसा डाटा कैलकुलेट करना होगा जो 1/3 से लंबाई भाग भी लग जाए। तो चलिए लंबाई की जगह पे हम लोग मान लेते हैं एक ऐसे ही उदाहरण के तौर पे डाटा मान रहा हूँ। लंबाई मान लेते हैं 12, तो चौड़ाई आपका कितना होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 20 है। अगर हम लंबाई 12 मान लिए तो चौड़ाई कितना होगा? चौड़ाई आपका 8 हो जाएगा, यानी कि 12 8 जोड़ेंगे तो 20, यानी कि 20 आ रहा है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई पहले आयत के लिए लंबाई हमारा 12 डिसाइड हुआ और चौड़ाई हमारा 8 डिसाइड हुआ। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अब कहता है जो दूसरा आयत बनाता है उसमें लंबाई का 1/3 अधिक है। लंबाई का 1/3 अधिक है। यानी कि 12 प्लस 12 का 1/3 अधिक है। यह हमारा क्या हो जाएगा? न्यू लंबाई हो जाएगा, यानी कि न्यू आयत के लिए लंबाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यहाँ से करेंगे 12 का 1/3, यानी कि 12 का 1/3 4 हो जाएगा। 12 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब कहता है और चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है। पहले आयत की चौड़ाई की क्या है? आधी है। तो पहले आयत की चौड़ाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो 8 का आधा यानी कि 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका न्यू आयत का जो नया आयत बनाया गया था तार को मोड़कर,
उसकी लंबाई मिल गई आपको 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना मिला? तो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर मिला। तब आगे आपसे पूछता है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप क्या करेंगे? 16 गुना 4 यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा-सा पढ़ने की आवश्यकता है और फिर आंसर बहुत ही आसान मेथड से निकल जाएँगे। बशर्ते कि क्वेश्चन आपको अगर आप समझ में आएगा, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझकर उत्तर भी बता पाएँगे। कहता है वैष्णवी नाम का एक लड़का है, क्या है? वैष्णवी नाम का एक लड़का है, जिसके पास ₹5 यह रुपया है, मान लेते हैं क्या है? यह रुपया है, ₹5 का सिक्का है, ₹10 का सिक्का है और ₹20 का सिक्का है। 5, 10 और 20 के सिक्के हैं। 5 के सिक्के की संख्या 10 के सिक्के की संख्या की 3 गुनी है और 20 के सिक्के की संख्या 10 के सिक्के की आधी है। यदि उसके पास किसके पास? वैष्णवी के पास 20 के 7 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? तो वैष्णवी के पास कितने सिक्के हैं? तो 7 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 7 सिक्के हैं, यानी कि कॉइन कितना है? कॉइन्स है 20 के 7 सिक्के हैं। कितने हैं? 7 सिक्के हैं। तो उसके पास कुल कितनी राशि है? आप अब उल्टा पढ़िए। 20 के सिक्के की संख्या पता लगी कितना है? 7 है। अब कहता है यहाँ पे 20 के और 20 के सिक्के की संख्या 10 के सिक्के की संख्या की आधी है। 10 का जितना सिक्का है उसका आधा किसका है? 20 का है। यानी कि 20 के संख्या का दुगुना 20 का जितना भी कॉइन है उसका दुगुना 10 का सिक्का है। तो 7 का दुगुना कितना हो जाएगा? 7 का दुगुना 7 दूना 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अब थोड़ा-सा और आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 5 का कितना है? 5 का कितना है? आपको तो 10 और 20 का तो पता लग गया। 20 और 10 का सिक्के की संख्या कितनी है वो पता लग गया है। अब कहता है 10 के सिक्के की संख्या की 3 गुनी है। 10 के जो सिक्के की संख्या है उसका 3 गुना किसका है? तो 5 के सिक्के की संख्या है। तो 3 गुना 14 तिया 42 14 तिया 42। अब यहाँ पे टोटल ₹5 के 42 सिक्के हैं, ₹10 का 14 सिक्का है और ₹20 का 7 सिक्का है। तब आपसे पूछता है उसके पास कुल कितनी राशि है? यानी कि राशि अब आपको बताना है। तो दूसरा कुछ नहीं करना है, बस आपको गुना कर देना है। 5 गुना अगर आप 42 करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा? 40 में 5 से गुना करेंगे तो 200 मिलेगा और 5 दूना 10 यानी कि 210। कोई दिक्कत? नहीं। इसी तरीके से ₹10 का आप कितना सिक्का है? 14 सिक्का है, तो गुना करेंगे 14 दाएँ की 140। इसी तरीके से ₹20 का 7 सिक्का है तो 20 सते 140। कोई दिक्कत? नहीं। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ेंगे तो धनराशि निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो 14 दूना 28 यानी कि 280। 280 में 210 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 490 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 490। आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा ऑप्शन है? आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। कोई दिक्कत? नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप के भी अमाउंट से रिलेटेड यानी कि धनराशि से रुपया से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसका आप बिल्कुल सही आंसर बता पाएँगे। आप सभी के लिए क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ और आप इस क्वेश्चन का थोड़ा अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे और फिर ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो 4 और ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मैं आपको कल बता दूँगा, तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर खोजकर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आने की संभावना है। आने की संभावना मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि डाट क्वेश्चन तो सेम इसी टाइप का पूछेगा, बशर्ते कि थोड़ा-सा नंबर का चेंज कर देगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप ध्यान से देखेंगे। अब कहता है, जब समूह में विद्यार्थियों की लंबाई मापने को कहा गया, समूह में यानी कि बहुत सारे समूह में, एक समूह में बच्चे की लंबाई मापा गया, यानी कि स्टूडेंट की लंबाई मापा गया, जिसमें 4 विद्यार्थी हैं। स्टूडेंट कितना है? स्टूडेंट की संख्या आपके पास कितना है? तो स्टूडेंट की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है। निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है। कहने का मतलब है कि दिनेश का जो लंबाई है उससे 8 सेंटीमीटर लंबी कौन है? तो वह 8 सेंटीमीटर लंबी हमारी निर्मला है। 8 कितना था? 8 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी? तो 8 सेंटीमीटर लंबी है। कोई दिक्कत नहीं। यह 8 सेंटीमीटर लंबी है तो इसका डाटा इधर निकलेगा। आगे पढ़ लीजिए। सीमा स्लेम से 4 सेंटीमीटर छोटी है। सीमा सीमा जो लड़की का नाम है वह किससे? तो स्लेम से स्लेम से कितना है? 4 सेंटीमीटर छोटी है। इसका डाटा इधर निकलेगा। आगे पढ़िए। दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है। सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा कौन है? दिनेश। तो दिनेश का हाइट कितना है? तो वह सीमा का जो हाइट है
उससे कितना है? उससे 2 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा दिनेश का। अब कहता है यदि स्लेम 138 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पे स्लेम का डाटा दिया हुआ है, स्लेम का, किसका? स्लेमा का, सॉरी स्लेमा का डाटा दिया हुआ है 138 सेंटीमीटर इसका लंबाई है। कितना है? 138 सेंटीमीटर लंबाई है, तो आपसे पूछता है कि अब बताइए कि सभी का कितना होगा? तो स्लेमा, देखिए स्लेमा का डाटा किस में दिया हुआ है? सीमा में दिया हुआ है स्लेमा के बारे में। तो सीमा का एज कितना है? सीमा का जो हाइट है वह स्लेमा से कितना 138 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर कम है। यानी कि आपको यहाँ पे 138 माइनस 4 करेंगे तो 134 सेंटीमीटर निकलेगा। यह किसका हाइट निकला? तो सीमा का निकला। अब दिनेश का हाइट कैसे निकलेगा? तो सीमा से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है कौन? दिनेश से। यानी कि सीमा 134 प्लस 2 यानी कि 136, 136 सेंटीमीटर हमारा किसका हाइट निकला? तो दिनेश का हाइट निकला। अब यहाँ पे निर्मला का जो हाइट है वह दिनेश के हाइट से 8 सेंटीमीटर बड़ा है, 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि 136 प्लस 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 144 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। तो आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो निर्मला की लंबाई क्या है बताइए? तो निर्मला की कितना है लंबाई? तो 144 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही ही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा पढ़ने की आवश्यकता थी, अगर आप पढ़ते तो निश्चित रूप से सही आंसर बता पाते और उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन अब निश्चित रूप से हर हाल में सही होंगे ही होंगे। अब यह क्वेश्चन हार्ड है नहीं। बशर्ते कि थोड़ा-सा आपको पढ़कर और नंबर लिखने का अभ्यास करना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कहते हैं कि आगे से लिखिए, क्या? आगे से लिखिए, 9 करोड़ लिखिए, 19 लाख लिखिए, 9 करोड़ 19 लाख 90 हज़ार लिखने में क्या टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल टाइम लगेगा और लिखने में भी हमें थोड़ा-सा समझने की आवश्यकता होगी कि कै ज़ीरो होगा। लेकिन हम आपको बोले कि 99 लिखिए, कितना लिखिए? 99 तो 99 लिखने में कोई टाइम लगेगा क्या? आप कहेंगे सर 2 गुना और लिख देंगे 99 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 99। अब हम आपको बोलते हैं कि 90,000 लिखिए, कितना? 90,000 लिखिए, तो 90,000 यानी कि 4 ज़ीरो, कितना ज़ीरो? 4 ज़ीरो, कितना ज़ीरो? 9 पर 4 ज़ीरो, कोई दिक्कत? 9 पर अगर आप 4 ज़ीरो लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 99,000 हो जाएगा। नब सॉरी 90,000 हो जाएगा, कितना? 90,000 हो जाएगा। 90,000 लिखने को बोला जाए, तो 9 पे 4 ज़ीरो लिख देंगे तो 90,000 हो जाएगा। अगर हम आपको बोले कि 90,099 लिखिए, 90,099 लिखिए, तो आप क्या करेंगे? 9 डबल ज़ीरो, कोई दिक्कत? नहीं। 9 डबल ज़ीरो और 99 लिख देंगे तो यह 90,099 लिखा गया। तो देखिए यह 90,099 अगर आपको लिखने आ गया तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी आप बना पाएँगे। देखिए 2 गो 9 या 3 गो 9 लास्ट में दिया हुआ है तो कभी भी संभव है? नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन यह गलत है। आगे चलिए, यहाँ पे 2 गो 9 और 1 ज़ीरो है। 1 ज़ीरो की वजह से लेकिन 9 के बाद कितना ज़ीरो होगा? 2 ज़ीरो होना चाहिए तो आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 ज़ीरो है जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो जब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो ऑप्शन बचता है, वही आपका सही आंसर होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे, तो इस क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि पीछे में जो डाटा दिया जाता है, वह काफ़ी ईज़ी होता है और उम्मीदतः बच्चे उसे लिख भी पाते हैं। अगर आपको बोला जाए 500 लिखना है, तो क्या आप 500 नहीं लिख पाइएगा? आप कहेंगे सर 500 लिखना है यानी कि 5 पे 2 ज़ीरो। अगर हम बोले कि वहीं 5 करोड़ लिखना है, तो बताइए 5 करोड़ पे अगर तो आपको तो सोचना पड़ेगा ना कि करोड़ पे कितने ज़ीरो होंगे, ठीक है? तो आप कोशिश करेंगे पीछे से उस टाइप के क्वेश्चन को बना पाएँगे और पढ़ने के बाद लिख पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है निम्नलिखित में त्रिभुज के कोनों के बारे में कौन-सा कथन सही है? निम्नलिखित में त्रिभुज के कोनों के बारे में कौन-सा कथन सही है? तो आपको एक डाटा तो पता होगा ही होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? आप इसे कमेंट कर दीजिए कितना होता है? तो आप इसका कमेंट करेंगे बहुत सारे बच्चे सही आंसर भी बता पा रहे हैं। तो उम्मीदता और जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं वह सही आंसर बताएँगे। अब कहता है जो त्रिभुज के कोण के बारे में कौन-सा कथन सही है? यानी कि नीचे 4 कथन दिए गए हैं। उसको पढ़ना है और उसका सही आंसर चुनना है कि आखिर कौन-सा सही है। तो कहता है त्रिभुज के सभी कोनों का योग 360 डिग्री होता है। क्या त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 360 डिग्री होता है? आप कहेंगे सर यह तो बिल्कुल गलत बात है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 360 बोल रहा है जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कहता है एक विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोनों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोनों के योग से कम होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है? इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। 12 छोटा हो सकता है, 12 छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके भी कोनों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री ही होता है। अब कहता है समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजा बराबर हो। तो सभी भुजा बराबर हो यानी कि इस त्रिभुज का भी सभी कोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कहता है विषमबाहु त्रिभुज के जो सभी कोनों का योग है और समबाहु त्रिभुज के सभी कोनों का जो योग है,
वह कम है। कैसे कम है? ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। तो क्या दोनों बराबर हुआ या नहीं हुआ? लेकिन इसमें कहता है बराबर है। क्या है? कम है। कम के वजह से यह बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? नंबर भी गलत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में कहता है विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोण। तो फिर से तो वही आ गया। विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग यानी कि 180 डिग्री क्या आएगा? विषमबाहु त्रिभुज के भी 180 डिग्री होंगे। समबाहु त्रिभुज का भी 180 डिग्री होगा। क्या अधिक होगा? अधिक कम की तो बात होगी ही नहीं। समान होती है। क्या होती है? समान होती है। जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 गलत हो गए। आपको तीनों ऑप्शन क्यों गलत हुए उसके बारे में जानकारी है ही। तब लास्ट में कहता है ऑप्शन नंबर 4 में कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री। तो आपको पहले ही हम आपसे क्वेश्चन भी पूछे हैं कि बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तब आपको आंसर भी मिल गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आपको यह स्टेटमेंट पता होता, तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आप फर्स्ट बार में ही बता पाते और इतना टाइम भी नहीं लेते। उम्मीद करता हूँ कि आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे तो अवश्य रूप से सही आंसर उसका बता पाएँगे। आगे देखिए क्वेश्चन में दूसरा कुछ नहीं दिया गया, धारिता को एक जगह जोड़ देना है और सभी को भाग कर देना है। यानी कि आपको जोड़ और भाग आता होगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आप बताने में सक्षम हैं। अगर भाग और जोड़ नहीं आता होगा तो इस क्वेश्चन को आप कभी भी किसी भी कीमत पे आप सही नहीं बना पाएँगे। तो देखिए कहता है एक दुकानदार है, क्या है? एक शॉप ओनर है जो जूस को मिलाता है। सेब का जूस है तो एप्पल, सेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्पल बोलते हैं। तो एप्पल का जूस कितना है? 11 लीटर 370 एमएल 11 लीटर 370 एमएल और संतरे का यानी कि संतरे का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑरेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरेंज बोलते हैं और इसका जूस कितना है? 8 लीटर 490 एमएल है। कितना? 490 एमएल है। अब कहता है को मिलाया जाता है जूस और 3 लीटर 150 एमएल को मिलाया गया। किस चीज़ का? संतरे का जूस मिलाया गया। एक दुकानदार ने इतना सेब का जूस, इतना लीटर संतरे का जूस और इतना लीटर को मिलाया। यानी कि मान लीजिए यह अन्य पदार्थ है, अदर किसी चीज़ को मिलाया। किस चीज़ में? तो 3 लीटर 150 एमएल और मिला दिया। तो तैयार मिश्रण को 950 एमएल क्षमता की बोतल में भरना चाहता है। यानी कि यह एक बोतल पैक करना जाता है जिसका कितना है धारिता 950 एमएल रखना चाहता है। कितना एमएल? 950 एमएल रखना चाहता है। तो इस मिश्रण को कितनी छोटी बोतलों में भरा जा सकता है? शेष मिश्रण की मात्रा कितनी होगी? कितने बोतलों में भरा जा सकता है? बोतलों की संख्या भी बताना है, नंबर ऑफ बोतल्स भी बताने हैं, नंबर्स ऑफ बोतल भी बताने हैं और साथ में कितना रीमेन धारिता रह गया यानी कि कितना एमएल जूस बाकी रह गया उसको भी बताना है। तो चलिए इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो पता है कि 1000 एमएल बराबर कितना होता है? 1 लीटर होता है। आप इस पॉइंट को लिख भी लेंगे 1000 एमएल बराबर 1 लीटर होता है। कोई दिक्कत या आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 लीटर में 1000 एमएल होता है। ठीक है? आगे जोड़िए। 0 7 और 9 जोड़ेंगे तो 16 और 16 5 जोड़ेंगे तो 21 हाथ में कितना 2 हाथ में 2 तो 2 और 5 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 5 और 4 9 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1 1 यहाँ पे रख दीजिए 1 और 12 1 और 11 कितना हो जाएगा 12 12 8 20 और 20 और 3 23 23 लीटर 10 एमएल 23 लीटर 10 एमएल हो गया कितना 23 लीटर 10 एमएल कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। अब इसको भाग करना है कितना से? इसको भाग करना है हमें 950 से। 950 एमएल से भाग करना है। यानी कि आपको यह करना होगा कि सभी को क्या करना होगा 23 लीटर 10 एमएल को आपको एमएल में चेंज कर देना होगा। तो 23 लीटर में 23,000 एमएल हो गया। 23,000 एमएल और 10 एमएल जोड़ दीजिए यानी कि 23,010 एमएल कोई दिक्कत नहीं। 10 23,000 10 एमएल तो 23,000 पर कई जीरो 4 जीरो यानी कि 2310 इस टाइप से लिख लेंगे 950 से इसको भाग कर देंगे और कितना कट जाता है और जो बाकी रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका बिल्कुल आंसर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इतना तो ज़रूर पता हो चुका होगा कि 23,010 को जब आप भाग करेंगे 23,010 को कितना 23,010 को अगर आप 23,010 को 950 से भाग करेंगे, तो शेषफल कितना बचेगा? 23,010 को क्या करना है? आपको भाग करना है। 23,010 को भाग करना है 950 से, तो 950 से आप भाग करेंगे, तो कितना आएगा? 24 24 आएगा। कितना आएगा? 24 कितना आएगा? 24 भाग करेंगे, तो 24
कितना आएगा 24 आएगा और बाकी बच जाएगा। कितना बचेगा वह भी बताना है, तो कितना बोतल बनेगा 24 बोतल बनेगा। कितना बोतल बनेगा? तो 24 बोतल तो बन जाएगा। अब यहाँ पे 24 गुना 950 कर लीजिए, जो शेषफल बचता है वह आप कर लीजिए। तो 23,000 10 में से घटा दीजिए तो 210, 210 ml बच जाएगा, यानी कि 24 बोतल कंप्लीट फुल हो जाएगा। 24 को बोतल बन जाएगा और 210 ml हमारे पास जूस भी बच जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 24 बोतल बनेगा और 210 ml हमारे पास बच भी जाएगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएँगे, तो निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ आप इस टाइप से बनाकर और उसका बिल्कुल सही आंसर बता पाएँगे। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को पढ़कर ऑप्शन को समझना है और किसका गुणज है, किसका फैक्टर है। बस अगर आपको यह पता होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना पाएँगे। यहाँ पे कहता है 91 का एक गुणनखंड, गुणनखंड को इंग्लिश में हम सभी लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर 7। यह बात सही है या गलत है? अगर आप फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस समझते होंगे, तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आप बना पाएँगे। अगर मल्टीपल और फैक्टर का डिफरेंस नहीं जानते होंगे, कब मल्टीपल होता है और क्या फैक्टर कहते हैं, अगर ये आप नहीं जानते होंगे, तो निश्चित रूप से यह क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए, फैक्टर का सीधा-सा मतलब यह है कि हम बोले कि 22 का फैक्टर लिखो, यानी कि यह किस-किस संख्या से कट जाता है। यह तो कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा और 22 से भी कटेगा। इसके अलावा किसी संख्या से कटेगा? तो नहीं। तो आपको यहीं पे 91 को अगर 22 की जगह पे रख दिया जाए, तो इसका फैक्टर लिखने के लिए बोला जाता है। आप कहेंगे सर 1 होगा, इसके अलावा 7 होगा और 13 होगा और इसके बाद 91 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि 22 का एक गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 11 भी है और 22 भी है। इसी तरीके से कहता है कि 91 का जो गुणनखंड है, 91 का जो गुणनखंड है वह 7 है। 7 है या नहीं है? है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए सही है। ऑप्शन ए नहीं बल्कि ए सही है। जो कथन दिए गए हैं उसमें कथन ए सही है। कोई दिक्कत? नहीं। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे तो फैक्टर के बारे में आपको जानकारी हो गई। अगर आपको कहता है कि बताइए 2 का मल्टीपल लिखिए। 2 का मल्टीपल यानी कि गुणक लिखिए। क्या? 2 का गुणक लिखिए। तो 2 का गुणक 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 6 भी होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा। एक तरीके से यह टेबल क्या होगा? टेबल। यह इसी तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल समाप्त नहीं होता है बल्कि फैक्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है? इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि बताइए 4 का मल्टीपल 2 है, 4 का मल्टीपल 2 है। तो आप कहेंगे सर 4 का मल्टीपल तो कम से कम 4 होगा, 2 कैसे संभव है? 4 के पहाड़ा में क्या 2 आता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आता। इसलिए वह हमारा मल्टीपल 4 का मल्टीपल 2 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कहता है 117 का एक गुणज यानी कि मल्टीपल 13 है। 117 का 117 का मल्टीपल लिखेंगे तो कम से कम 117 होगा, यानी कि पहला 117 होगा, दूसरा 234 होगा, तीसरा 351 होगा, चौथा तो 468 होगा। इस तरीके से यह मल्टीपल आगे बढ़ेगा, जबकि इसमें कहता है नहीं 13 है। तो आपका तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया ना। 13 का कहता है एक मल्टीपल 117 है तो बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे कहता है नहीं 117 का एक मल्टीपल 13 है, वह बिल्कुल गलत है। अब कहता है 7 का गुणज, 7 का एक गुणज 21 है, तो 7 का मल्टीपल लिखिए। 7 का मल्टीपल लिखेंगे तो 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा। इसी तरीके से 35 होगा, 42 होगा या इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं, आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि 7 का मल्टीपल क्या 21 है या नहीं? तो आप कहेंगे सर हाँ है। यानी कि आपका कथन ए भी सही है और कथन सी भी सही है। तो कौन-सा ऑप्शन सही है? ए और सी आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे तो हर हाल में इस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएँगे और सही आंसर उसको चुन पाएँगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछी गई है। किस चीज़ के बारे में? सिमेट्रिकल लाइन के बारे में। तो सिमेट्रिकल लाइन का सीधा-सा मतलब है कि बताइए सिमेट्रिकल लाइन हम लोग 2 तरीके से खींच सकते हैं। एक होता है हॉरिज़ॉन्टली यानी कि काटने पर 2 बराबर भागों में काटने पर वहाँ से लाइन खींचे किसी अक्षर के बीच में कि वह दोनों बराबर साइड में बराबर दिखे। तो क्या यह भी की तरफ इधर दिख रहा है नीचे की तरफ? क्या ऊपर की तरफ भी बन रहा है? यानी कि एक्स में सिमेट्रिकल लाइन है। इसमें कहता है रैखिक सममिति नहीं है। किसमें रैखिक सममिति नहीं है? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में तो रैखिक सममिति है, इसलिए तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। आपसे नहीं वाला पहचानना है।
यहाँ पे देखिए बी को भी आप बीचों-बीचों काटेंगे तो ऊपर में भी इस टाइप का गोला बन रहा है और नीचे में भी गोला बन रहा है, यानी कि बी में सिमेट्रिकल लाइन है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है एक एम, एम को भी अगर इस टाइप से काट दें, देखिए इधर आपका सिमेट्रिकल बना या नहीं बना? बना ना? एक कुल्हाड़ी की तरह निकला हुआ है दोनों साइड में, हाँ, बिल्कुल निकला हुआ है, यानी कि दोनों फिगर सेम दिख रहा है, यानी कि इसमें सिमेट्रिकल लाइन बन रहा है, लेकिन आपसे कहता है कि कौन-सा सिमेट्रिकल लाइन नहीं बनता है, जिसमें किसी कोई में भी रैखिक समिति नहीं हो, यानी कि सिमेट्रिकल लाइन ना हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, पी में बताइए, पी में सिमेट्रिकल लाइन कैसे खींचेंगे? ऐसे, तो ऊपर में तो 0 बन रहा है, नीचे में 0 बन रहा है क्या? नहीं, नहीं ना बन रहा है, तो पी में तो सिमेट्रिकल लाइन होगा ही नहीं, यानी कि पी हमारा एक ऐसा संख्या है जिसमें सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगा। अगर देखिए क्यू भी लिखा हुआ है, क्यू भी लिखा हुआ है और नीचे में एस, तो मान लीजिए इसको काटेंगे, तो नीचे में एक पाई निकला हुआ है, ऊपर में पाई निकला हुआ है, तो नहीं, यानी कि यह सिमेट्रिकल लाइन क्यू में भी नहीं बनेगा। आर में बताइए, आर में आप कैसे काटेंगे? यहाँ से काटेंगे तो नीचे में तिरछा निकल रहा है और ऊपर में गोला बन रहा है, यानी कि सिमेट्रिकल लाइन आर में भी नहीं बनेगा। यानी कि हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वह पी, क्यू, आर हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हर हाल में नोट कर लीजिए कि यानी कि टाइम से रिलेटेड, समय से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएँगे। यहाँ पे कहता है सोनू, लालू और वीना। सोनू नाम का एक लड़का है, क्या है? सोनू नाम का एक लड़का है, लालू नाम का एक लड़का है, लालू और वीना नाम की एक लड़की है। अपने घर के पास के स्टेडियम के चारों ओर एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय में एक ही दिशा में चक्र लगाते हैं। गोलाकार स्टेडियम है, यहाँ से मान लीजिए सभी कोई चारों आदमी चक्र लगाना शुरू करता है और एक ही समय में उन्होंने एक समय पर दौड़ना शुरू किया। सोनू 99 सेकंड, सोनू कितना सेकंड था? 99 सेकंड, लालू 154 सेकंड, कितना सेकंड? 154 सेकंड और वीना 126 सेकंड, 126 सेकंड में एक चक्र को पूरा करता है, एक चक्र को पूरा करता है। इसको एक चक्र लगाने में सोनू को कितना समय लगा था? 99 सेकंड, लालू को 154 सेकंड और वीना को 126 सेकंड लगा, ठीक है? कितने मिनट और सेकंड के बाद वे तीनों एक साथ उसी प्रारंभ बिंदु पर एक साथ होंगे? यानी कि हमें 99 का, 154 का और 126 का हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएगा वह सेकंड में आएगा। सेकंड में आने के बाद उसको आपको क्या करना होगा? मिनट में बदल देना होगा। मिनट में बदल लेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो आप कहें तो एलसीएम हम निकाल दें, अन्यथा आप सभी बच्चे को एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। 99, 154 और 26 को निकालेंगे, एलसीएम जितना भी आया वह सेकंड में प्राप्त होगा, ठीक है? सेकंड में जो प्राप्त होगा उसको 60 से आपको भाग कर देना है, तो यह मिनट में हो जाएगा। किस चीज़ में होगा? मिनट में, और जितना मिनट आएगा वह बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आप एलसीएम निकाल कर इसका सही आंसर आप खुद से निकाल पाएँगे कि इसका सही आंसर कौन-सा है। मेरा काम है बस आपको हिंट्स बता देना, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कम समय में कैसे आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई से संबंधित है, यानी कि आंकड़ा से संबंधित है, डाटा मैनेजमेंट से संबंधित है। कहता है यहाँ पे 2 इकाई यानी कि यूनिट परीक्षा में अजमल द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। 2 यूनिट में, यानी कि यूनिट 1 इकाई चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। कहता है यह 40 नंबर का है, अधिकतम अंक 40 प्राप्त हो सकते हैं, इसमें अधिकतम अंक 30 प्राप्त हो सकते हैं। यूनिट यानी कि चैप्टर नंबर 2 में जो है उसमें अधिकतम अंक 30 प्राप्त कर सकते हैं और इकाई परीक्षा 1 में 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यूनिट 1 में अंग्रेजी सब्जेक्ट में 36 प्राप्त हुआ है, हिंदी में 32, 40, 35 और 32 इस टाइप से। अब कहता है यूनिट 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 में 30 अंक मैक्सिमम प्राप्त कर सकते थे, लेकिन 27 अंग्रेजी में आया, हिंदी में 21 आया, सामाजिक विज्ञान में 29 आया, विज्ञान में 30 आया और 27 गणित में प्राप्त हुआ। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछता है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? सामाजिक ज्ञान क्या कहता है? सामाजिक ज्ञान के अलावा सभी विषयों के अंक का प्रतिशत इकाई परीक्षा 2 में बढ़ा है। सामाजिक ज्ञान के अलावा सभी विषयों के प्रतिशत। तो यहाँ पे आपको प्रतिशत की बात हुई थी, सभी नंबरों को आपको प्रतिशत में चेंज करना होगा। क्या करेंगे? प्रतिशत में चेंज करना होगा। तो 40 अंक तो प्राप्त किया, कितना में? तो 36/40, 40 अंक प्राप्त किया लेकिन 36 40 में। इसको आपको 100 से क्या करना होगा? गुणा कर देना होगा। तो इसको आप करेंगे तो कितना मर्तबे कटेगा? कटाइए इसी को, तो 100 है और यहाँ पे 40 है, तो यानी कि 20 से कटाएँगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से 36 को कटाइए तो 18, तो यह हमारा 90% है, कितना? 90%। इस तरीके से आपको परसेंटेज लिखना भी होगा। यह परसेंटेज कितना प्राप्त हुआ? 90% हुआ, कोई दिक्कत
नहीं, यहाँ पे अब 32 को 40 से भाग कीजिए और 100 से गुना कीजिए। इसको करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 8 पच्चे 40, 5 छः पच्चे 20। यह हमारा 80% है। यह कितना है 80% है। देख लीजिए थोड़ा-सा आप ये भी देख लीजिए कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। इसी तरीके से बगल वाले का भी आपको परसेंटेज निकालना होगा। जब तक आप परसेंटेज नहीं निकालेंगे तब तक आप बिल्कुल सही आंसर नहीं बता पाएँगे। इसका हमारा 100% हो जाएगा क्योंकि 100 में 40 अंक था ही और मैक्सिमम 40 अंक प्राप्त कर ही लिया है, तो क्या हो जाएगा 80% 100% हो जाएगा, सॉरी 100% 100% होगा। अब यहाँ पे कहता है 35 अंक प्राप्त किया है, लेकिन यह प्राप्त कितना कर सकता था 40 यानी कि आउट ऑफ 40 भाग करेंगे तो यहाँ से 2 मर्तबे कटाइए, यह हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे कटाएँगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कटाइए, यहाँ पे 5 20 चौका और यहाँ पे 2 दूना 4 यानी कि 20 चौका 20 दूना 40 ठीक है? अब 2 से तो ना 35 कटेगा और ना इतना, तो इसको 7 पचे 35 को भाग करके और 2 से इसको कटाइए तो साढ़े 17 आ जाएगा, साढ़े 17 यानी कि 17.5 साढ़े 17 17 पचे 85 और अढ़ाई जोड़ दीजिए, तो अढ़ाई जोड़ेंगे तो साढ़े 87% कितना हो जाएगा? साढ़े 87% कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपको परसेंटेज निकालना ही होगा, तब आप बता पाएँगे कि परसेंटेज बढ़ा है या घटा है। अब 32% है तो 32 बट्टा कितना करेंगे 40 गुना 100 तब परसेंटेज निकलेगा। यह 40 और यह 100 है यानी कि 5 यहाँ पे 2 कोई दिक्कत यहाँ पे 16 हो जाएगा तो 16 पचे 80 यह आपका 80% है, ठीक है? इसी तरीके से आपको इधर वाले का यूनिट 2 का भी आपको परसेंटेज निकालना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको परसेंटेज निकालने आ गया होगा और यहाँ पे हम मैक्सिमम 30 प्राप्त कर सकते थे लेकिन प्राप्त कितना किए 27 तो 1 यूनिट का वैल्यू मान लीजिए 30 यूनिट का वैल्यू कितना है 100 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 आया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 3 आया। 1 यूनिट का वैल्यू 3 आया यानी कि 27 में 3 से गुना कर दीजिए, 21 में 3 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा वह हमारा परसेंटेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से भी कर सकते हैं या इससे पहले जो तरीका मैं आपको बताया हूँ उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको मैं जिस तरीके से पहले बताया हूँ उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कहता है 27 अंक प्राप्त किया है कितना में आउट ऑफ 30 इसको 100 से क्या करना है गुना करना होगा तो 100 से गुना आप करेंगे तो क्या मिलेगा गुना 100 गुना 100 यहाँ पे 3 से कटाइए तो ये 3 दहाई के 30 और 3 9 3 नवा 27 ऊपर में 10 और नीचे में 10 यह 90% हो गया कितना हो गया 90% हो गया इसी तरीके से हमें 21 का भी निकालना है 21 का 30% कितना होगा 21 का आउट ऑफ 30 कितना परसेंट होगा तो 100 से गुना कर दीजिए यहाँ पे 3 सत्ते और 3 दहाई यह हमारा 10 हो जाएगा 10 सत्ते 70 10 सत्ते 70 कोई दिक्कत नहीं यह 70% हो गया आगे चलिएगा तो आगे देखिए यहाँ पे 29 है लेकिन कितना आउट ऑफ 30 थोड़ा देर वेट कीजिए यहाँ पे 29 आउट ऑफ 30 है आउट ऑफ 30 है गुना 100 करेंगे तो 3 दहाई यह दहाई मर्तबे तो कट जाएगा 3 और यहाँ पे क्या प्राप्त होगा आपको 10 तो 29 में 10 से गुना करेंगे तो 290 और 290 को 3 से भाग करेंगे 290 को अगर 3 से आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 96.66% 96.66% 96.96% आपको प्राप्त हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रहे होंगे परसेंटेज जो निकाला जा रहा है। उम्मीदता आप समझ पा रहे होंगे और जब आपसे कहा जाएगा परसेंटेज निकालिए तो आप निकाल पाइएगा। यह 30 अंक था लेकिन 30 में 30 अंक प्राप्त किया है तो यह हमारा कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100% और यह 27% 27 अंक आउट ऑफ 30 यानी कि 27 का हम पहले ही निकाले हैं तो 90% आया। कितना 90% आया। यानी कि आपको परसेंटेज निकालने आ चुका होगा और यहाँ पे हम लोग सभी का अंक का परसेंटेज भी निकाल चुके हैं, परसेंटेज वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सही आंसर बताने में सक्षम हैं। सामाजिक विज्ञान, कहता है सामाजिक विज्ञान देखिए सामाजिक विज्ञान के अलावा सभी विषयों के अंकों का प्रतिशत, सामाजिक विज्ञान के अलावा यानी कि आपको कहता है यह सामाजिक विज्ञान जो है, इसके अलावा सभी विषयों का अंक इकाई परीक्षा 2 में बढ़ा है। इकाई परीक्षा 2 में बढ़ा है। देखिए पहले 90 था लेकिन अब भी 90 है तो बढ़ा कहाँ? इक्वल तो है। यह क्या है 80 था अब 70 घट गया ना, घट गया घट गया तो ये कह रहा है बढ़ा है यानी कि आपका ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। अब आपको देखते जाना है और आंसर बताते जाना है। दूसरे में कहता है दोनों परीक्षाओं में हिंदी के अंकों का प्रतिशत समान है। हिंदी के अंकों का प्रतिशत क्या है? समान है। हिंदी के अंकों का प्रतिशत समान है। तो हिंदी का विषय कहाँ है? यहाँ पे है। दोनों का समान है क्या? यह 80 है जबकि यह 70 है। दोनों का समान कहाँ है? यानी कि यह तो गलत हो गया ना। 80 और 70 समान कैसे हो जाएगा? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में कहता है परीक्षा 1 के सभी अंकों के प्रतिशत का औसत इकाई परीक्षा 2 के सभी अंकों के प्रतिशत के औसत से कम है। तब यहाँ पे औसत भी निकालना होगा। औसत निकालने का मतलब क्या है? सभी संख्याओं का योग क्या करना है?
औसत का सीधा सा मतलब है सभी संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर बटा नंबर ऑफ नंबर। इस फॉर्मूला पे आपको और एवरेज भी निकालना होगा। फिर उसके बाद आपको पता लगेगा कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। यहाँ पे देखिए, यह निकालने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो परसेंटेज वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 को थोड़ा-सा देख लेते हैं। अब कहता है अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंकों का मिलाकर प्रतिशत इकाई परीक्षा 2 में अधिक है। इकाई परीक्षा 2 में अधिक है। कहता है अंग्रेजी, हिंदी दोनों के अंकों को मिलाकर प्रतिशत इकाई परीक्षा 2 में अधिक है। परीक्षा इकाई 2 में अधिक है। तो देखिए, यह हमारा हिंदी और अंग्रेजी किसकी बात हो रही थी? अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंकों को मिलाकर, हिंदी और अंग्रेजी के अंकों को मिलाकर, तो दोनों मिलाएँगे तो हमारा कितना हो जाएगा? दोनों मिलाएँगे तो हमारा 36 और 32 जोड़ेंगे तो 68 प्राप्त होगा। कितना? 68 प्राप्त होगा। लेकिन कितना में? 80 में 68 प्राप्त किया, ठीक है? इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यह तो 8 आ गया और यहाँ पे 10 प्राप्त हो गया। यहाँ से 4 मर्तबे घटाएँगे तो यहाँ पे हमारा 2 प्राप्त होगा और यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 और यहाँ पे 7, 17 चौका 68। अब यह घटाएँगे तो यह 5, 17 पचे 50, यह हमारा आया 85%। अब यूनिट 2 में देखिए, तो यह हमारा है 29, कितना हो जाएगा? 28, 48 हो जाएगा, लेकिन कितना में? 60 में 48। इसका परसेंटेज देख लीजिए, तो यह हमारा कितना मिल जाएगा? 6 और यहाँ पे 10, 10 मरतबे घटा दिए। यह 8 छक 48, यह हमारा 8 अठाई 80, यह 80 मिला लेकिन यह 85 मिला। यह 85 मिला जबकि यह 80 है। तो आपका 80 ज़्यादा होता है या 85? आप क्या कहेंगे? 80 ज़्यादा होता है या 85? इसमें कहता है दोनों इकाइयों का औसत अधिक है। इकाई परीक्षा 2 में अधिक है। परीक्षा 2 में अधिक नहीं है, कम है। क्या है? कम है। परीक्षा 2 में क्या है? कम है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2, 4 गलत हो जाएँगे तो आपका सही क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे और यहाँ पे आपको डाटा कैलकुलेट करने भी आ गए होंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, ये सभी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है, थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहता है अवरोही क्रम में, क्या? अवरोही क्रम में अरेंज करना है और अवरोही क्रम को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर का सीधा-सा मतलब यही है कि हम इसको क्या करेंगे? सबसे बड़का सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। यानी कि सबसे लास्ट में सबसे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे, ठीक है? इसमें आपको समझना है यही है कि सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखना है। इसमें सबसे बड़ा क्या है? या 45 है या 43 है, या 54 है और या 51 है या 53 है। तो देखिए, 53 है, 51 है, 54 है, 43 है और 45 है। तो आपको सबसे बड़ा इसमें कौन-सा है? इसमें आप कहेंगे सर इसमें सबसे बड़ा तो हमको यही दिखाई दिया कि हमारा क्या है? 54 है। कहाँ है? 54 है। 54 के बाद 53 हो जाएगा, या हमारा 1 नंबर पे होगा या हमारा 2 नंबर पे होगा और इसके बाद यह 3 नंबर पे होगा और यह हमारा उसके बाद 4 नंबर पे होगा और यह 5 नंबर पे होगा। यानी कि जिस ऑप्शन में 54 हमारा 1 नंबर पे होगा, 54 तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर हमारा 4 भी गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है कोई दिक्कत, आगे चलिए। अब लास्ट में हमारा कहता है 1 नंबर पे हमारा आएगा 0 54 4, इसमें भी हमारा यही दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है, तो अभी तक तो दोनों सही है। लेकिन कहता है 43 51 सबसे लास्ट में होगा, 0.4351 सबसे लास्ट में होगा, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, यानी कि अब इसको अरेंज ही करना होगा। अब कहता है देखिए, यह तो हमारा लास्ट और फर्स्ट तो फिक्स हो गया, लास्ट और फर्स्ट फिक्स हो गया, जिसके आधार पे तो हम ऑप्शन को गलत नहीं कर पाए। यानी कि अभी ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही है। लेकिन अब दूसरे स्टेप पे देखिए, तो दूसरा पे हमारा आएगा 0.5341, 0.5341, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है 0.5143 आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। घटते हुए क्रम में अरेंज करना है ना, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा तो कौन बाकी रह गया? तो आपका बाकी रह गया ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। बाकी तो रहा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिल्कुल सही आंसर कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 3 है। उम्मीद है आप डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर से क्वेश्चन आएँगे तो आप उसे बना पाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, क्वेश्चन इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि मीनू मीनू नाम की एक लड़की है, क्या है? मीनू नाम की एक लड़की है। अपने घर से 7 बजकर 25 मिनट बजे निकलती है और 8 बजकर 7 मिनट 8 बजकर 7 मिनट बजे स्कूल पहुँचती है। स्कूल पहुँच गई। यह अपने घर से निकल गई कितने बजे?
7:25 पे निकल गई है अपने घर से और वह स्कूल पहुँची कितने बजे था? 8:07 पे पहुँच गई। जोश को स्कूल पहुँचने में सीमा से 7 मिनट ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले इसका टाइम कैलकुलेट होगा, तब तो आप बता पाएँगे ना कि जोश को कितना स्कूल पहुँचने में टाइम लगता है। तो देखिए 7:25 हो रहा है, तो इसको 8 बजने में कितना मिनट का और आ सकता है? तो 35 मिनट का। और 8 बजे तो पहुँचा नहीं, 8:07 यानी कि 7 35 और 7 जोड़ेंगे तब 42 मिनट का टाइम लगा। किसको? 42 मिनट का टाइम किसको लगा? तो यह आपको मीनू को लगा है। किसको लगा है? मीनू को स्कूल पहुँचने में टाइम कितना लगा है? तो यह 42 मिनट लगा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है जोश जो नाम का लड़का है, जोश जो नाम का जो लड़का है, वह मीनू से 7 मिनट ज़्यादा लेता है, यानी कि 42 प्लस 7 यानी कि 49 मिनट का टाइम कौन लेता है? मीनू लेता है। यदि जोश स्कूल 8:13 में पहुँचता है, 8:13 में पहुँचता है, कितने बजे? 8 बजकर 13 मिनट पे जोश पहुँच गया, 8 बजकर 13 मिनट पे स्कूल में कौन पहुँचता है? जोश पहुँचता है। कौन पहुँचता है? जोश। इसको होम कितने बजे निकलना पड़ेगा? तो 49 मिनट पहले निकलना होगा ना, 49 मिनट पहले निकलना होगा, 49 मिनट पहले निकलना होगा। तो 8 बजकर 13 मिनट से आपको 49 मिनट माइनस करना है, तो 49 मिनट माइनस करने का सीधा सा मतलब यही है इसको क्या करना होगा? घंटा को हासिल लेना होगा। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 7 घंटा और 73 मिनट। 7 घंटा 73 मिनट में से 49 मिनट आप घटाएँगे। तो 49 मिनट घटाएँगे तो 73 में से जैसे ही आप 49 घटाएँगे तो आपके सामने एक डाटा प्राप्त होगा 24 मिनट। क्या? 24 मिनट प्राप्त होगा यानी कि 7 बजकर 24 मिनट पे उस पार्टी को निकल जाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 46 जो है, यहाँ से पेडोलॉजी आपका शुरू होता है। किसका शुरू होता है? पेडोलॉजी शुरू हो जाता है। तो मैं आपको तो पेडोलॉजी कराता नहीं हूँ, पेडोलॉजी कराऊँगा भी नहीं और आप ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है कि आप पेडोलॉजी को अच्छे से हमारे द्वारा पढ़ पाएँगे। तो जितना भी मैं आपको करा रहा हूँ, उम्मीद तब काफ़ी अच्छे मार्क्स आप इतना से गेन कर पाएँगे, ठीक है? मैं अब आपको एक जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पे कि जो सीटेट का पेपर है वह 21 जनवरी को कब? 21 जनवरी को होना सुनिश्चित है। कितनी तारीख को? 21 जनवरी को होना सुनिश्चित है और इस बीच में अभी तक रिमेनिंग 18 दिन का टाइम बचा हुआ है। कितने दिन का? 18 दिन का टाइम बचा हुआ है और इस 18 दिन में मैं आप सभी के लिए 2 सेशन ऐसे प्लान कर रहा हूँ जिसमें आप सभी का होल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे। उस सेक्शन को मैं आपको अपलोड कर दूँगा संडे के दिन, ठीक है? संडे के दिन, लेकिन इसके बीच एक और बैच आएँगे जो टारगेट बैच होंगे और काफ़ी अच्छे से टोटल सिलेबस को कंप्लीट कराए जाएँगे और विथ चैप्टर वाइज़ कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ, आप थोड़ा-सा उस सेशन को सपोर्ट करेंगे और यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, लेकिन उस सेशन की पीडीएफ जो होगी, वह डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो मोबाइल एप्लीकेशन को आपको आज ही डाउनलोड कर लेना चाहिए ताकि आप क्या कर सकें, नोट्स को डाउनलोड कर पाएँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो आप कमेंट कर देंगे कि आप सेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा उसके आधार पे इस सेशन की डिसाइड होगी आगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।